हाय गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ बिहार जुडिशियल सर्विसेज 31st मेंस एग्जामिनेशन की जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैं उस कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूंगा। और मैं कुछ भी ऐसे आपको हवा में नहीं बोलूँगा, सारे कुछ एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, क्या मिनिमम लोएस्ट एक्सपेक्टेशन हो सकता है, क्या मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन हो सकता है रिस्पेक्टिव कैटेगरी में। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पेपर्स कौन कौन से हैं, एक बार पेपर्स को देख लेते हैं। और उस अकॉर्डिंग आपके अलग अलग पेपर्स होंगे, तो उस अकॉर्डिंग आप अलग अलग अपने मार्क्स को कैलकुलेट कीजिएगा। क्योंकि हर एक कैंडिडेट अलग अलग पेपर रखते हैं, कोई कमर्शियल लॉ रखता है, तो कोई लॉ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट रखता है, कोई कॉन्स्टी रखता है, कोई कॉन्स्टी नहीं रखता है, कॉन्स्टी की जगह पे टीपे रख लेता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग कैंडिडेट्स के अलग अलग पेपर्स होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कीजिएगा। तो देखिए, एक पेपर था जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ये जीएस का कंबाइंड पेपर था। इसमें ये पेपर कंपलसरी था, ये सबके लिए था, इसमें कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास। ये 150 नंबर का पेपर था, यानी कि 150 मार्क्स का था। और दूसरा था आपका एलिमेंट्री साइंस, ये 100 मार्क्स का था। तीसरा था, यानी कि अब जितने पेपर आएंगे वो लॉ के होंगे, और वो सारे पेपर 150 नंबर के होंगे, 150 मार्क्स के। सिर्फ एलिमेंट्री जनरल साइंस ही जो है वो 100 नंबर का है, बाकी सारे पेपर 150 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर। उसके बाद आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ इंडिया। फिर आता है आपका हिंदू एंड मोहम्मदन लॉ। फिर आता है आपका लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें इंक्लूडेड होता है इसी पेपर में, इसी के पेपर का पार्ट है इक्विटी ट्रस्ट इन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। एंड देन आपका आता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स। एंड फाइनली आपका आता है कॉमर्शियल लॉ। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिएगा। नीचे वाले पेपर में से ये तो कंपलसरी है, देखिए ये कंपलसरी है, ये भी कंपलसरी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास। और ये भी कंपलसरी था, ये भी सबका पेपर होगा। अब कोई व्यक्ति, अब कोई भी स्टूडेंट ये ऑप्ट कर सकता है। इन जो पांच हैं, इन पांचों में से आपको तीन तीन ऑप्ट करना है। तो मान लीजिए आपने कॉन्स्टी ऑप्ट कर लिया, फिर आपने टीपीए ऑप्ट कर लिया, फिर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट ऑप्ट कर लिया। तो आपकी टोटल कितने पेपर हो गए, 3 ऊपर के 3 नीचे के, टोटल 6 पेपर हो गए। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप चाहें तो इसको लॉ टॉट के जगह पे, कॉन्टेक्ट की जगह पे कमर्शियल लॉ ले सकते थे, कॉन्स्टी की जगह पे हिंदू ले सकते थे। तो ये सब ने अपने अपने पसंद से, अपने अपने चॉइसेस सबने अलग अलग लिया होगा। तो मार्क्स आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब क्या है कि मार्क्स जो है असाइन था डिफरेंट पेपर का। तो मैंने जीएस और साइंस को बताया कि साइंस 100 मार्क्स का था और जीएस जो था 150 मार्क्स का था। तो दोनों को मिला के कितने हो गए, 250 नंबर हो गए। ठीक है, 250 मार्क्स हो गए। उसके बाद आता है लॉ। लॉ कितने पेपर कितने थे, 3 आपको ऑप्ट करने थे और एक मैंडेटरी था। ठीक है, तो यानी कि 3 जो थे आपको, आप 150 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करें, तो 150 मार्क्स के मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना, 6 हो जाएगा। तो इन दोनों को 600 मार्क्स का लॉ का पेपर था। तो अब इन दोनों को आप प्लस कर दें, इसको और इसको मिला दें, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 850 मार्क्स। तो आपके टोटल मेंस कितने एग्जामिनेशन के थे, तो मेंस जो आपने एग्जाम दिया है, मेंस का पेपर जो लिखा है वो 850 मार्क्स का है, 850 मार्क्स का। ठीक है, तो 850 मार्क्स में से मेंस का कट ऑफ कितना रहने वाला है, ये इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब एक बार 31st मेंस एग्जामिनेशन के कटअप को प्रिडिक्ट करने से पहले एक बार प्रीवियस वाले कटअप को देखते हैं कि प्रीवियस में क्या नज़ारा था, क्या कटअप रहा था प्रीवियस में, ताकि एक हमें एक आइडिया मिल जाए और एक थोड़ा सा कहते हैं ना कि हम अनुमान भी लगा पाएँ, प्रिडिक्ट भी कर पाएँ कि हाँ ठीक है, अब 31st में क्या कटअप रह सकता है। तो देखिए, प्रीवियस वाला जो कटअप था वो ये कैटेगरी है और ये आपके कटअप मार्क्स हैं। याद रखिएगा, ये कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये मैक्सिमम मार्क्स नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है। इतना मिनिमम मार्क्स गया था क्वालिफाइंग मार्क्स। तो अनरिजर्व का रहा था आपका 440, यानी जनरल कैटेगरी का क्या था 440, एससी कैटेगरी का था 356 और फीमेल का था 342, एसटी का रहा था 364 एंड आपका ईबीसी का रहा था 367 और ईबीसी फीमेल का रहा था 346, बीसी का रहा था 401 एंड डिसेबल का रहा था 405। ठीक है, तो ये रिस्पेक्टिव कैटेगरी के मार्क्स थे। ये मार्क्स कितने थे, ये मार्क्स थे आपके आउट ऑफ 850। हमने जो डिस्कस किया था कि 850 में से जो स्कोर करने थे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे, ये 850 में से था। ठीक है, ये मिनिमम आपको लाइनें लाने थे क्वालिफाइंग करने के लिए, ये कोई मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं दिखा रहा है, ये सिर्फ मेंस क्वालिफाई करने के मार्क्स थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और पॉइंट वाइज इसको डिस्कस करते हैं।
तो देखिए अब 31st को हमें हमारा कंसर्न किससे 31st से है। तो 31st मेंस में कौन कौन से फैक्टर्स हमें डिटरमाइन करने हैं उन सब चीज़ों को देखते हैं। पहला है कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट सब्जेक्ट। लेवल का मतलब होता है डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या थे अलग अलग सब्जेक्ट के, हम उसको देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ सीट्स कितने थे, प्रीवियस में कितने सीट्स थे, यानी कि 38 वाला जो हुआ था इसके पहले वाला प्रीवियस वाला 2019 वाला, उसमें नंबर ऑफ सीट्स क्या थे, और इस साल की जो वैकेंसी है इसमें नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। उसके बाद हम देखेंगे कहीं ना कहीं कोविड-19 का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रहा है, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अटेम्प्ट किए हैं। मान लीजिए कि आपको अगर 10 टाइम्स रिजल्ट दिया गया था, तो 10 टाइम रिजल्ट्स जो दिए गए थे सारे स्टूडेंट ने मेंस को अटेम्प्ट किया था या कुछ स्टूडेंट ने नहीं किया था, या कितने स्टूडेंट ने किया था, या कितने स्टूडेंट्स बीच में छोड़ के चले गए थे। कुछ ऐसा भी होता है कभी कभी किसी का एक दो पेपर अच्छा नहीं गया तो वो दूसरे तीसरे पेपर से नहीं आता है, एब्सेंट हो जाता है। तो उन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसको पॉइंट वाइज एनालिसिस करेंगे, ठीक है। जो भी हमने पॉइंट्स आपको बताया है 4 पॉइंट्स को, उसको रिस्पेक्टिव कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। अब देखिए लेवल ऑफ क्वेश्चंस विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट सब्जेक्ट, यानी कि डिफिकल्टी लेवल क्या था। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिख रहा था, दी क्वेश्चंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, एक संविधान का, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट का, तीसरा प्रोसीजर का, और चौथा था टीपीए का। ये क्या थे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे, ये इजी नहीं थे, ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे। क्यों कि देखिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, यानी 2019 का जो मेंस का एग्जाम था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। कैसे, देखिए उसमें प्रोसीजर में पूछा गया था, प्रोसीजरल लॉ में, कि रेस जुडिकाटा को डिफाइन कीजिए, रेस सब जुडाइस को डिफाइन कीजिए, जुरिडिक्शन को डिफाइन कीजिए, टेम्पररी इंजेक्शन को डिफाइन कीजिए। फिर कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट में आएंगे तो उसमें एजेंसी पूछा था, इंडेमनिटी पूछा था, यानी कि क्वेश्चन जो भी पूछे गए थे ना वो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आप उसके बाद देखिए कि इसमें आप एडमिन में आएंगे तो उसमें पावर पोजीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट, ये कॉन्स्टी का भी पार्ट बन जाता है। आर्टिकल 13 के ऊपर बेस्ड कर दिया था कि आर्टिकल 13 में क्या लॉ होगा, उसमें क्या क्या उसमें मैक्सिम्स थे, उसमें है ना, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। तो ये सारे बच्चे जो थे ना इसमें कहीं पे आप फंसे नहीं थे, यानी कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था, और किसी को भी थोड़ा भी आइडिया होगा तो वो उस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करके लिखा होगा आंसर को। लेकिन इस बार इसका विपरीत था, इसका इसका टोटली अपोजिट था। इस बार क्वेश्चंस के जो लेवल थे, डिफिकल्टी थी, वो बहुत अच्छी खासी डिफिकल्टी लेवल थी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, हाँ लेकिन मॉडरेट जरूर था। तो जो बच्चे ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, जिनको कहते हैं कि जिसका कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जिसकी नहीं होती है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा होगा, और उसको आंसर लिखने में बहुत सारी डिफिकल्टी रहेंगी। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में एक क्वेश्चन आप देखेंगे कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया गया था। मैंने क्वेश्चन को खुद भी एनालिसिस किया, आप देखेंगे कि उसमें पूछा गया था, स्ट्राइक से रिलेटेड क्वेश्चन था कि स्ट्राइक की जी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पूछी गई थी। तो वो क्या था कि वो केस से कुछ फैक्ट्स को उठा के उस पर क्वेश्चन बना दिया गया था 15-20 नंबर का, ठीक है। तो ऐसे करके क्या आगे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप उसको समझा पाए, वरना ये डिस्क्रिप्शन है, जो एग्जामिनर है उसका डिस्क्रिप्शन है कि वो आपकी कॉपी को चेक करते समय उसके दिमाग में क्या है, आपने जो आंसर लिखा है उसको वो सूट किया नहीं किया, उसको समझ में आया नहीं समझ में आया, कैसे मार्क्स देगा। तो इस बार लेवल डिफिकल्टी लेवल अच्छी खासी थी। फिर आप देखिए कि नंबर ऑफ सीट्स, ये भी बहुत मैटर रखता है। तो पिछले बार 2000 यानी कि 30 जो बिहार जुडिशरी हुआ था 2019 का, तो 2019 में टोटल सीट्स थे 349, और इस बार जो सीट्स थी वो घट के कितनी हो गई थी 221। तो कितने कम सीट्स हो गए, देखिए 128 सीट इसमें कम हो गई। पिछले बार 349 के कंपैरिजन में इस बार सीट्स कितनी आ गई, 221 आ गई। तो कितने कम सीट्स आपको मिले, 128 सीट्स आपको कम मिले, यानी कि 100 कम 28 सीट्स पे आप फाइट करेंगे, ठीक है। तो जो कटअप भी है इसके अकॉर्डिंग हम एनालाइज करेंगे। आप देखिए तीसरे पॉइंट को देखिए, तीसरे पॉइंट में क्या था कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड, हाँ देखिए इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, आई एम सॉरी। तो कोविड-19 का इम्पैक्ट था, बहुत सारे स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ पे क्लास में बैठे होंगे, तो बहुत सारे लोगों से, मेरे बच्चों से बात हुई, बहुत सारे बच्चों ने बताया कि मोस्टली ऐसा लग रहा था कि सब कोविड से ही सफ़र कर रहे थे, सबको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो रहा था, बहुत ज़्यादा क्या कोल्ड हुआ पड़ा था, कहीं ना कहीं मेंटली भी वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं थे। लेकिन आपको उन स्टूडेंट से कम्पीट नहीं करना है, कम्पीट किन से करना है, जो एक्चुअली कॉम्पिटिशन में है। मेंस का रिजल्ट 10 टाइम्स दिया जाता है, सॉरी मेंस का रिजल्ट, प्री का रिजल्ट 10 टाइम्स दिया जाता है, और मेंस में उसके बाद 3 टाइम्स दिया जाता है। तो जो एग्ज़ाम में कॉम्पीट करने वाले बच्चे हैं, जो कंपटीशन देने वाले बच्चे हैं ना, वो कुछ ही सिलेक्टेड बच्चे होते हैं, और इतने बच्चे एग्ज़ाम में देखे गए थे, मेरी भी उनसे बहुत सारे बच्चों से बात हुई है। तो ऐसा मुझे कहीं से नहीं लगा कि किसी भी तरीके से वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी तरीके से वो प्रिपेयर्ड थे। तो प्रिपरेशन लेवल में कोविड-19 का इतना ज़्यादा रोल नहीं रहा था। हाँ,
ज़रूर रोल रहा था, मेंटली थोड़े बहुत लोग डिस्टर्ब थे, लेकिन इतना ज़्यादा इसका रोल कहीं नहीं था। उसके बाद फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। अब क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेम्प्टिंग मेंस, अब जो है जैसे कि कितने परसेंट, जैसे कि मान लीजिए कि 2100 या 2200 कितने बच्चे का मेंस का रिजल्ट आया, तो क्या वो सारे बच्चे 100% बच्चे मेंस अटेम्प्ट कर रहे थे या उनमें से कुछ बच्चे ने छोड़ दिया था? तो ऐसा देखा गया कि 2 से 5 बच्चे जो है ना ड्रॉप आउट हो गए थे। कुछ बच्चे स्टार्टिंग में अपेयर नहीं हुए, कुछ बच्चे जिनका पेपर अच्छा नहीं गया, जैसे उनका पेपर अगर जीएस का अच्छा नहीं गया, साइंस का अच्छा नहीं गया, तो उसके बाद वो क्या करते, बीच से वो छोड़ के चले गए। तो 2 से 5% बच्चे जो हैं आपको ये आपको कम मिलेंगे, यानी कि 95 बच्चे, ये श्योरिटी है कि 95% बच्चे जो है मेंस का एग्ज़ाम लिखे हैं, जो भी जिनका भी मेंस में रिजल्ट आया है, उन्होंने एग्ज़ाम को दिया, अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया एग्ज़ाम को। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को आप एनालाइज करके अपने जो है बिलीफ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप कर सकते हैं। यहाँ कैसे कैसे आपको प्रिडिक्ट करना है, आपका प्रिडिक्शन किस अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि अब आपको फाइनली एनालाइज करना है कि 31st का अब कट ऑफ क्या हो सकता है। सारी चीज़ों को आपने ध्यान में रख लिया, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए मैं आपको 31st का एक्सपेक्टेड कट ऑफ अब बताता हूँ। देखिए इसमें ये रहा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब देखिए इसमें अनरिजर्व का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये है 447, इतना जाने का चांस है। एससी का जो है वो 365 जाने का चांस है। एससी फीमेल का 348 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एसटी का 374 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ईबीसी का जो कट ऑफ है वो 371 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ईबीसी फीमेल का 349, और वेयर एज बीसी का जो बैकवर्ड क्लास है उसका आप 412 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और डिसेबल का 414 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये आप सोचेंगे कि पिछले से ज़्यादा कट ऑफ कैसे हो सकता है, तो आप ये देखिए 128 सीट्स कम है। आप इस चीज़ को भी एनालाइज कीजिए, नंबर ऑफ सीट मैटर्स। तो कोई भी आपको गलत फहमी वाली मैं बात नहीं बोलूँगा कि आप गलत फहमी में रहें। नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा मैटर रखता है, बहुत ज़्यादा मैटर रखता है। और देखिए जो कुछ बच्चे हैं जो ऑलरेडी आपको कंपटीशन में आपको मिलेंगे, जो आपके साथ compete करेंगे, उन बच्चों की तैयारी 365 डेज रहती है। आप इस चीज़ को लिख करके 365 डेज वो तैयार रहते हैं। आपको अपने आसपास के बच्चों को नहीं देखना है कि उनकी तैयारी क्या थी क्या नहीं थी। जो रिजल्ट देने वाले बच्चे हैं, जो इस कैटेगरी में आते हैं कि जो रिजल्ट देंगे, उनकी तैयारी हमेशा बनी रहती है और वो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं। कुछ पढ़ाकू टाइप के बच्चे आपको हमेशा मिलेंगे। ऐसे बच्चे कितने होते हैं? 2%, और 2% ही तो बच्चे रिजल्ट देते हैं। और कौन सा बच्चे रिजल्ट देंगे? वही 2% बच्चे रिजल्ट देते हैं। तो इस बार का जो कट ऑफ है प्रीवियस कट ऑफ से ज़्यादा जाएगा। आप ये नहीं कही, आप ये नहीं सोच सकते कि पिछली बार 440 था अनरिजर्व का, तो इस बार भी 440 ही रहेगा। नहीं, ऑफ कोर्स ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताए हैं ये एक हाइपोथेटिकल फिगर है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, लेकिन हाँ कट ऑफ इसी के आसपास ही रहेगा। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने जो एनालिसिस किया है वो एनालिसिस गलत है, तो आप बिल्कुल कमेंट में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं मेरा एनालिसिस गलत है, और मैं उसको कोशिश करूंगा कि उसको मॉडिफाई कर लूं। लेकिन देखिए हाँ, मैंने जो एनालिसिस किया है वो बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद मैंने किया है, और मैंने पर्सनली भी पेपर को देखा है, पेपर को एनालिसिस किया है, पेपर पिछले पेपर से इस पेपर को कंपेयर किया है, पिछले क्वेश्चन पेपर से इस साल के क्वेश्चन पेपर को, और उसके बाद जो कंक्लूजन निकल के सामने आया, ये कंक्लूजन यही इसी कंक्लूजन पे मैं पहुंच पाया हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको जो भी मैं बताया हूँ वो समझ में आया होगा। और अगर लास्ट में फिर से कहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको अप टू डेट आती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर, बाय बाय।